नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। गली में गदर मचा है, जमकर पथराव हो रहा है, हंगामा और कोहराम मचा है। तस्वीरें चूरू जिले के सादलपुर की हैं, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी दंगल हो गया। वार्ड 25 में हुए इस बवाल में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। दरवाजे को डंडे मार मार कर तोड़ दिया। घर में दाखिल हुए, पत्थर मारे और घर का सामान तोड़ दिया। इस बवाल और पत्थरबाजी में एक महिला भी घायल हो गई। इस मामले में एक पक्ष की महिला ने सादलपुर थाने में तहरीर भी दी है। अब पथराव और इस बवाल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। थी और दुनिया छात पर गढ़ाई था, भट्ठा लाया, जेड़ी लाया, हमला करा इतना जोर का मेरा सारा कुआड़ रोशनदान मेरा बल्लर सारा फोड़ दिया। मैं बाहर निकली, मेरा बल्ला बड़ सिर मेरे यो खून निकलाई। सड़क पर ऑटो की ऐसी समाधि आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये तस्वीर है राजधानी के चौमू हाउस सर्किल की है, जहां चलते चलते एक ऑटो अचानक सड़क पर बने इस गड्ढे में समा गया। बताया जा रहा है कि सड़क के 20 फीट गहरे गड्ढे में सड़क के बीचों बीच नाले में लीकेज हो गई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई और ये ऑटो उसमें समा गया। इस हादसे में ऑटो सवार एक युवती और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एसएमएस में भर्ती करवाया गया है। यहाँ पहुँचते ही तुरंत उनको निकाला पुलिस की मदद से और हमने नीचे घुस के उनको निकाल के और एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचाया। उनकी हालत कैसी थी? दोनों की गंभीर हालत है, महिला के भी ज्यादा लगी है और वो ऑटो चालक ज्यादा गंभीर है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये खड्डे एक बार प्रॉपर चेकिंग करा के जैसे पुलिस उनको प्रॉपर सही करे, जिससे ये समस्या का समाधान हो सके। सड़क धंस गई और उसमें ऑटो समा गया। ये खबर आग की तरह फैली और लोग मौके पर पहुंचकर मोबाइल से इस मंजर को शूट करने में मशगूल हो गए। जयपुर में जेडीए के घटिया निर्माण कार्य की पोल खुली तो पुलिस से लेकर निगम तक खलबली मच गई। इसके बाद जेडीए के आला अधिकारी, जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर, अशोकनगर थाना पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जेडीए और नगर निगम अधिकारियों से तुरंत चर्चा भी की गई और लीकेज सीवरेज लाइन को बिना देर किए दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अभी जो पानी का फ्लो है, जो सीवरेज लाइन में फ्लो था, हमने पीछे डाइवर्ट किया है, लेकिन अभी भी कुछ फ्लो यहाँ पे आ रहा है। उस फ्लो को हम जैसे ही थोड़ा फ्लो कम होगा, इसको यहाँ से क्लोज करके और 3-4 बजे तक यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि इसके आसपास इस एरिया में कोई भी लोग नहीं आए। इसमें कोई शक नहीं कि सड़क की सूरत संवर जाएगी, लेकिन सवाल ये है, अगर इस गड्ढे में किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सड़क पर यह कार चलते चलते बर्निंग कार में तब्दील हो गई, जिसके बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। पहले एक चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। जलती कार की वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। खबर के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और वाहनों को जलती कार से दूर हटवाने में जुट गई। हालांकि आग की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस आग से कार सवार बाल बाल बच गए। काफी देर बाद सड़क पर आवाजाही शुरू की गई। कार में आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
चूरू जिले की छापर थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर कबूतरबाज को गिरफ्तार किया है। कई लोगों से ठगी कर चुका ये कबूतरबाज पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी रशीद खान उर्फ बाबू खां कायम खानी के खिलाफ साल 2018 में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद से ही ये फरार हो गया था। लेकिन आरोपी रशीद खां को जालेऊ तहसील थाना फतेहपुर की छापर पुलिस ने फतेहपुर से धर दबोचा। थाना अधिकारी राम नारायण चोयल ने बताया कि आरोपी पर अन्य थानों में भी विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक वो कितने लोगों से ठगी कर चुका है। श्री गंगानगर पुलिस ने फायरिंग के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जिले के राय सिंह नगर में 27 दिसंबर की शाम एक फाइनेंसर पर फायरिंग करने का आरोप है। दोनों बदमाश बाइक से आए थे और फाइनेंसर पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इस वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी संदीप जाखड़ और कार्तिक जाखड़ लोगों को डरा धमकाकर रकम वसूली करते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने रायसिंह नगर में हुई फायरिंग की वारदात के साथ साथ 8 नवंबर को बैंक कॉलोनी में भी एक युवक पर फायरिंग की वारदात को भी कबूल कर लिया है। उसको लेकर से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गंभीर थे। उन्होंने मुझे डिप्टी साहिबान SHO को सख्त निर्देश दिए कि भाई इसमें घटना में जो भी शामिल है उसका पता कैसे की जाए। उनके निर्देशन पर SHO रायसिंह नगर CO साहब रायसिंह नगर नेतृत्व में टीमों को गठित किया गया। टीमों को गठित कर सूचना को संकलन किया गया। सूचना संकलन से ये बात प्रथम दृष्टि आई कि भाई ये कोई गैंग है जो फायरिंग करके और लोगों में दहशत पैदा करती है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने जयपुर पुलिस की सूचना पर सस्ता लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे कॉल सेंटरों पर दबिश देते हुए वहां से एक कंपनी की आड़ में 2 फर्जी कंपनियों के संचालक आरोपी सावर सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 कंप्यूटर, 39 मोबाइल, 13 ATM, कई चेकबुक्स सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस की अभी तक तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी पिछले 6 महीने से करीब 60 से 70 लाख की ठगी कर चुका है। ठगी करने के लिए आरोपी सावर ने फोन नंबरों का एक डेटाबेस भी तैयार किया था और कॉल सेंटर बनाकर बड़ी संख्या में युवाओं को रखकर काम कर रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र की पीड़िता ने जयपुर पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस शातिर ठग को धर दबोचा। ये गिरोह दक्षिण भारतीय लोगों को सस्ता लोन दिलाने के नाम पर उनसे ठगी कर रहा था। प्राप्त करने के लिए इसने जस्ट डायल कंपनी के डेटा का उपयोग किया, वहां से डेटा लेकर के और फिर ये डेटा इन लड़कों के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर के कॉल करवाता अलग अलग। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि ये जो सभी मोबाइल नंबर थे ये मैक्सिमम दक्षिणी राज्यों के लोगों के हैं। राजस्थान के अभी प्रारंभिक पूछताछ में राजस्थान के किसी व्यक्ति के साथ ठगी करना नहीं पाया गया। दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को अपनी कई मांगों को लेकर दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि दोपहर बाद सांसद ने अपने साथ आए समर्थकों की भीड़ को उनके घर भेज दिया, लेकिन खुद धरने पर बैठे रहे। सांसद को धरने पर बैठा देख जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सांसद से बातचीत कर धरना समाप्त करने की आरजू मिन्नतें भी की, लेकिन सांसद अपने रुख पर कायम रहे। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे। किरोड़ी मीणा IPS मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी, सरपंचों के वित्तीय अधिकार जारी करने, SI सीमा शर्मा की मौत की जांच SIT से कराने, बिजली निगम की ओर से बंद की गई सब्सिडी को दोबारा चालू करने, बिजली बिल में लगने वाले फ्यूल चार्ज को बंद करने की मांग पर अड़े हैं। क्योंकि आज जो ज्ञापन दिए जिसमें भ्रष्ट IPS अफसर को गिरफ्तार करने का, ग्राम पंचायतों के अधिकार बहाल करने का, ये राज्य सरकार के स्तर के काम है
और जो 833 रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी, वो भी राज्य सरकार के स्तर के काम है। तो हमने कह दिया राज्य सरकार से, बात टॉप प्रायोरिटी पे पहुंचा दो। शहर की सरकार को पब्लिक की ललकार, हमें नहीं है पार्किंग की दरकार। सरकार ग्रीन और क्लीन का नारा देने वाली सरकार अपनी हर धर्मिता पे तुली हुई है, जबकि एक एक बच्चा यहाँ का स्थानीय नागरिक चाहता है कि पार्किंग नहीं पार्क चाहिए। हमें तो पार्क चाहिए सरकार। क्या चाहते हैं आप? पेड़ कटना नहीं चाहता। तो यहाँ पार्किंग बन रही है, तो पार्किंग नहीं चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं चाहते। हमारे खेलने के लिए तो ये पार्क बना है। बात साफ है, पार्क का विनाश नहीं विकास चाहिए, पार्किंग नहीं पार्क चाहिए। मैडम आपके हाथ जोड़ रहा हूं, बड़ी मुश्किल से लोग काम कर रहे हैं। काम करने की बात आप उसका विरोध क्यों नहीं किया? बुधवार को पौंडरिक पार्क में भूमिगत पार्किंग के शिलान्यास के बाद शुक्रवार को ब्रह्मपुरी की जनता विरोध में उतर आई। आज मैं जानती हूँ कि एक छोटा सा पेड़ मैंने लगाया, उसमें मैंने बरसों लगा दिए, उस पेड़ को कटते हुए मैं नहीं देख सकती। जैसे मैंने एक छोटे से बच्चे को पालती हूँ, उस पालने के बाद में उस बच्चे के हाथ में लग भी जाती है ना, तो मेरे हालत खराब हो जाती है। मैं आप ही सोचिए, उस हरे भरे पेड़ को मैं काटने दूंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए पीपल का पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, अपने पूर्वज को लगाने में इन पेड़ों को कम से कम कितना टाइम लग गया होगा। आज वो इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे हैं, कितना होगा। और आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, वहाँ प्रदूषण कितना फैला हुआ है। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। थार के आसमान में राफेल की गर्जना, एयर रिफ्यूलर से सीडीएस बिपिन रावत की उड़ान। भारत फ्रांस युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 पर सामरिक विशेषज्ञों की नजरें जमी हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी जोधपुर में युद्धाभ्यास में शामिल हुए। जनरल रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर में उड़ान भरकर आसमान में बेहद करीब से युद्धाभ्यास देखा। दरअसल एयर रिफ्यूलर से मतलब ऐसे विमानों से होता है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरते हैं। सुखोई 30 MKI और राफेल की जुगलबंदी देख वो भी हैरान रह गए। का जो एक एयरक्राफ्ट है MRTT, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और जिसमें आप एक तरह का मेडिकल हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। देश की सीमाओं पर सर्द हवाओं के बीच बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट जारी है। बीएसएफ ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त नफरी की तैनाती भी कर दी है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर कर दी गई है और पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का अत्यधिक असर देखा जा रहा है, जिससे देर रात से सुबह तक धुंध छाई रहती है। धुंध का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ न हो, इसके लिए बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा के तहत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन अलर्ट 21 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 27 जनवरी तक चलेगा, जिसमें चौकसी बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि ठंड का फायदा उठाकर कोई दुश्मन भारतीय सीमा में दाखिल न हो पाए। लाल बत्ती खतरे की पहचान, इसे तोड़कर क्यों देते हो मौत को पैगाम। छोटे जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर सीख बड़ी दे रहे हैं ये नन्हे मुन्ने। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस परिवहन अपने स्तर पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है और इसी मिशन का हिस्सा बन रहे हैं ये बच्चे। तस्वीरें राजधानी के बांकरोटा की हैं, जहां पर ये छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में सेफ्टी संदेश वाले पोस्टर थामे और हर आने जाने वाले को सड़क पर सुरक्षा नियमों को फॉलो करने की अपील करते हैं। ये बच्चे इसी कॉलोनी के हैं और
सुबह शाम को एक घंटे यहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े रहते हैं, लोगों को रोककर समझाते हैं और फिर उन्हें पोस्टर देकर नियमों की जानकारी देते हैं। पहले यहाँ पर केवल 5 बच्चे ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया और अब यहाँ पर 24 बच्चे आने लगे हैं। अभी मैंने देखा कुछ बच्चों की खुद की इच्छा थी कि जो रोडों पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा मौत होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उनके लिए बच्चों ने खुद ने बोला है कि हम जाके और सड़क पे उतर के पब्लिक को समझाएंगे, ट्रांसपोर्टर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको समझाएंगे कि हेलमेट पहने, रेड लाइट का ध्यान रखें, रेड लाइट पे रुके, क्रॉसिंग करते हुए हर चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं तो बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बच्चों का खुद का ही मानस था कि हम जाके पब्लिक को अवेयर करें। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही उनकी सरकार का मंत्र है। शनिवार को मिशन बंगाल से पहले पीएम मोदी असम के शिवसागर पहुंचे और जिले के जेरेंगा पथार में स्थानीय लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो 20 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि असम शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बनता जा रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जब अपनी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। पीएम ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी में असम के लोगों ने अच्छा काम किया। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहाँ करीब करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। यूपी के देवरिया से परेशान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें जमीन विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया गया कि लंबे वक्त से इन दोनों परिवारों के बीच इस मुद्दे पर विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सिर्फ मारपीट नहीं, ईंटों और डंडों से भी इन लोगों ने एक दूसरे की शामत बुला ली। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग को पीटते दिखाई दिए। एक ने जमीन पर गिरे बुजुर्ग को 2 बार ईंटें फेंक कर मारी, तो दूसरा उन्हें डंडे से पीटने में अपनी पूरी जान लगाता दिखा। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। लिखित कर दिया है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वीडियो में बुजुर्ग के घर की 2 महिलाएं आरोपियों को रोकती नजर आईं, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। जमीन को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उस जमीन को किसी के खून से रंगना ही क्यों ना पड़ जाए। यही सोच देश विदेश में फसाद की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। देवरिया में जिस जमीन के लिए जंग छिड़ी वो किसी की पुश्तैनी जमीन नहीं है, वो ग्राम पंचायत की जमीन है, जिसके बारे में पंचायत को अधिकार है कि वो किसी बेघर को घर बनाने के लिए जमीन दे सकती है। जिसमें एक ट्रक हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो को सामने से टक्कर मारकर घसीटता नजर आया, जबकि एक दूसरी गाड़ी जो ट्रक के पीछे थी वो भी ट्रक से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो गई। बाद में आसपास के लोग वहां आ गए और घायलों की मदद में जुट गए। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त ऑटो में करीब 20 यात्री थे। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद राजपथ की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। पूरे राजपथ को अलग अलग जोन में बांटकर चेहरा पहचानने वाले कई कैमरे भी लगाए गए, ताकि कोई भी संदिग्ध सुरक्षा घेरे को चकमा देकर 26 जनवरी की परेड में न घुस सके। दिल्ली पुलिस के डेटाबेस में जिन अपराधियों, आतंकियों, असामाजिक तत्वों का रिकॉर्ड है, उन्हें ये कैमरे तुरंत पहचान लेंगे और अलार्म बजाकर पुलिस को अलर्ट कर देंगे। संवेदनशील जो जोन बने हैं राजपथ के, उनमें ये 30 चेहरा पहचानने वाले जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। परेड में शामिल होने के लिए जितने एंट्री पॉइंट हैं
उन सभी पर ये कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि इन कैमरों के आगे से गुजरने पर कुछ देर के लिए लोगों को अपना मास्क हटाना पड़ेगा। तो 2-3 सेकंड के लिए उनको मास्क नीचे करना पड़ेगा, तभी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम करती है। चेहरा पहचानने वाले कैमरों के अलावा करीब 300 सीसीटीवी कैमरे भी पूरे राजपथ की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। ये है दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला, नाम है मंशा देवी सयाल। इनकी उम्र करीब 130 साल बताई जा रही है। आधार कार्ड में भी बाकायदा उम्र 130 साल लिखी हुई है। इनका जन्म 1890 में हुआ था। मंशा देवी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इनकी उम्र का उस समय खुलासा हुआ जब मंशा देवी बिलासपुर के घुमारवी के पपलाहा गांव में पंचायत चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंची, तो मंशा देवी के जन्म और उम्र के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया। बिलासपुर के डीसी रोहित जामवाल का कहना है कि जांच के बाद अगर मंशा देवी की उम्र सही पाई गई तो वह वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा कर सकते हैं। बता दें कि आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला रूस की जीन केलीमेंट हैं, जिनका साल 1997 में 122 साल की उम्र में निधन हो गया था। वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जापान की केन तनाका के नाम है, जो अभी 118 साल की हैं। तो 20 मिनट में 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। पाकिस्तान के इजरायल को मान्यता देने की अटकलें सामने आने के बाद कराची में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने आज तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि अब वो अपना रुख बदल सकता है। ऐसे में जब यह खबर सामने आई तो कराची में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में एक बड़ी रैली निकाली गई। इस दौरान इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही इमरान सरकार पर भी निशाना साधा गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, जिन्होंने इजरायल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की धमकी दी। मंच पर मौजूद नेताओं ने भी इजरायल को दुश्मन बताते हुए सरकार को ऐसा कोई भी कदम न उठाने की हिदायत दी। पाकिस्तान में हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर इजराइल को तस्लीम करने के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इजरायली को प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी, जिसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता संभालने के साथ ही रूस ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने तेवर दिखा दिए। पिछले कुछ वक्त से रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में रूस ने ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन अभ्यासों की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूसी सैनिक बर्फ के बीच लड़ाई का अभ्यास करते दिखाई दिए। इस दौरान बर्फ से ढके रास्तों पर मिसाइलों, टैंकों और दूसरे हथियारों को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाया गया। यही नहीं, इन्हें दुश्मन के जासूसी उपग्रहों और विमानों से बचाने की प्रैक्टिस भी की गई। इसके बाद जैसे ही इशारा मिला, बर्फ में छुपे रूसी सैनिक हथियारों समेत बाहर निकले और गोलियां बरसाने लगे। इस दौरान दुश्मन के सैनिकों को काबू करने का भी अभ्यास किया गया। इसी तरह एक दूसरा वीडियो भी एक लड़ाकू विमान में दिखा, जिसमें बर्फ से ढके रनवे पर उड़ान भरता हुआ नजर आया। यह अभ्यास साइबेरिया के एक दूरदराज के इलाके में किया गया, जिसमें खराब हालात में भी हवाई हमलों को अंजाम देने की ताकत परखी गई। कैरिबियाई देश हेती से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रपति के खिलाफ वहां बीते कुछ महीनों में कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा मजबूत इरादों से सड़क पर उतरे, जिन्हें काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और रबर की गोलियां दागी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी सख्ती का कोई असर होता नहीं दिखा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़कें जंग के मैदान जैसी नजर आईं। जगह जगह आगजनी होती दिखी तो कहीं से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग अपने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां भी पकड़े नजर आए, जिन पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के नारे लिखे थे।
बताया गया कि ये प्रदर्शन कई विपक्षी नेताओं ने मिलकर करवाया और उन्होंने भी राष्ट्रपति से शांति से अपना पद छोड़ देने की अपील की। चीन के वुहान शहर से लोगों के पागलपन की हद तक उतरकर मस्ती करने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो इस कोरोना काल में पूरी दुनिया के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की तरह है। कोरोना महामारी को झेलने के बाद सभी देश फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन, जिसने दुनिया को यह नासूर दिया, वो किसी घमंडी और ढीठ बच्चे की तरह अपनी गलती मानने की बजाय अलग ही अकड़ में डूबा है, जिसकी मिसाल उसके वुहान शहर में देखने को मिली। वहां एक पब में लोग ऐसे मदहोश होकर नाचते नजर आए जैसे दुनिया में कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी ना हो। वो ऐसे दीवानों की तरह झूमते दिखे जैसे जाने उन्हें कौन सा तीर मारा उन्होंने। मास्क तो भूल जाइए, लोग वहां सिगरेट फूंकते हुए जश्न मनाते नजर आए और शायद उन्होंने सिगरेट के धुएं के साथ अपनी अक्ल को भी हवा में उड़ा दिया, क्योंकि वो मास्क पहनना तो भूल ही गए, सोशल डिस्टेंसिंग भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। लेकिन जश्न की इस खुबारी की भी एक चीज उन्हें बखूबी याद रही, अपनी सरकार की चाटुकारिता। 23 जनवरी 2020 को कोरोना पर काबू पाने के लिए दुनिया में पहली बार अगर किसी जगह लॉकडाउन लगाया गया था तो वो चीन का वुहान शहर ही था। लेकिन लॉकडाउन लगाने के 1 साल बाद वहां की तस्वीरों को देखकर साफ है कि चीन ने कोई सबक नहीं सीखा। कोई कह ही नहीं सकता कि कभी यह शहर बंदिशों की बेड़ियों में दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।